हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मापन, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस और जैसे जो यंत्र हैं उनके मापन में उपयोग क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका अल्टीमीटर जो होता है ये हमारे फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अल्टीमीटर जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु, ठीक है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए होता है। और ऑडियोमीटर का प्रयोग के कहाँ पे किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। एयर आपका जो एरोमीटर होता है वो वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व। एनेमोमीटर जो होता है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एक्सीलरोमीटर जो होता है वो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि के लिए, ठीक है। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब के लिए। बोलोमीटर किसके लिए? ऊष्मीय विकिरण के लिए। कैलोरीमीटर आपके ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की क्या है? मात्रक है। वर्नियर कैलिपर्स क्या है? बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई के लिए। क्रायोमीटर आपका है निम्न ताप के लिए, ठीक है। आपके डेंसिटी मीटर है पदार्थ का घनत्व के लिए। फैदोमीटर है आपका समुद्र नदी की गहराई नापने के लिए। गैल्वेनोमीटर किस लिए है? विद्युत धारा की प्रबलता के लिए। गायरोस्कोप आपका घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग होता है, ठीक है। ग्रेवियोमीटर आपका गुरुत्वीय त्वरण के लिए। आपका हाइड्रोमीटर जो होता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोफोन के जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोफोन का उपयोग कहाँ करेंगे? जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। लैक्टोमीटर के लिए दुग्ध की शुद्धता के लिए। क्रोनोमीटर के लिए पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है, ठीक है। और आपका क्रोस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। पौधों की वृद्धि कितनी हुई इसका किससे पता चलता है? क्रोस्कोग्राफ से, ठीक है। और डायलेटोमीटर जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन के मापने का यंत्र होता है। डायनोमीटर आपका किसके? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र होता है। और क्या? नेफोस्कोप जो है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा में मापन होता है, ठीक है। और आपका रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण के मापने का यंत्र है। टैकोमीटर क्या है? किसी वस्तु के चक्रण की गति ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। और आपका जो रेन गेज या इसे कहते हैं क्या? यूडोमीटर, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है, ठीक है। और आपका रेफ्रेक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपूर्णांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, ठीक है। सेक्रोमीटर किसका है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज क्या? महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। अब आपका क्या है? सेक्सटेंट लंबा ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। आपके क्या है? स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है, ठीक है। आपका सिफ्गोमो मैनोमीटर आपका धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है। डियोडो आपका थियोडोलाइट जो होता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप होती है। थर्मोपाइल आपका क्या होता है? विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र होता है। वेंचुरीमीटर जो है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। आपका क्या? मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। और आपका क्या? मैग्नोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर वाला हजारवां भाग इससे मापा जाता है। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, ठीक है। ओम मीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। ओडोमीटर द्वारा क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है, ठीक है। फोनोमीटर से क्या? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापी जाती है। पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। रडार के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थित स्थिति ज्ञात की जाती है। रेडियोमीटर के द्वारा विकिरण मापन उपयोग में किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है।
स्पीडोमीटर के द्वारा गतिमान वाहन की गति मापी जाती है। और आपका क्या पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर के द्वारा द्रव की सयानता ज्ञात करने के लिए। वेवमीटर का उपयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र होता है। ठीक है, इस आपके जो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के ये जीएस के थोड़े से पार्ट हैं, तो इन पर भी डिस्कस हम कर लेते हैं, इनको भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो आपके हथनौरा से मिलता है। ठीक है, हथनौरा आपका प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, जिसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है, 1982 के मध्य प्रदेश के हथनौरा में खोजा गया था। यह जीवाश्म हीमो क्या है, इरेक्टस प्रजाति का होता है, जो आधुनिक मानव प्रजाति से पहले की है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग में के अंतर्गत भी रखा है। ठीक है, तथा अन्य इसे विकसित होमो सैपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से नाम से? एक तो हथनौरा हो गया, दूसरा नर्मदा मैन हो गया, तीसरा क्या इसको होमो इरेक्टस वर्ग का अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है, अब क्या है, बोध गया में सिहली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने दी थी। किसने दी थी बेटा? समुद्रगुप्त। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? उतवी था। कौन था बेटा? उतवी था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के दरबार में फिरदौसी अलबरूनी उतवी के क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग आपका जो है अधिनियम बनाया गया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना, शिकार खेलना। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के मानव का मुख्य धंधा शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना था। वह छोटे छोटे समूहों में रहते थे और जानवरों का शिकार करके, मछली पकड़कर और जंगली पौधों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, इस काल में मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू और भाले का। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा था और उन्हें भोजन पकाने, ठंड से बचने और जंगली जानवरों से अपने रक्षा करने में उनको सहायता मिलती थी। निम्न में से कौन सा कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो आपके समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र था। आपके समुद्रगुप्त की माताजी का क्या नाम था? लिच्छवी। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, बीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या के क्या थे? विद्या के उदार संरक्षक थे। उसमें महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और उसे कविराज, कवियों का शासक भी कहा जाता था। तो हमारे कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत में किस मुस्लिम शासक के जजिया कर का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, भारत में जजिया कर लगाने की प्रथा साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। इसकी इराकी गवर्नर जो थे हज्जाज के कहने पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जिजिया कर लगाया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने जिजिया लगाया क्या थे? वह फिरोज तुगलक थे। ठीक है, कौन थे वो? फिरोज तुगलक थे, जिसने इसे खराज भू राजस्व में से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला था। निम्नलिखित में से कौन रत्न खान के रचयिता हैं? कौन रत्न खान के रचयिता हैं? रस खान जो है आपके क्या है? एक प्रसिद्ध भक्ति काल के कवि थे। वे कृष्ण भक्त थे। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और बालक कृष्ण की भक्ति से भरी हुई हैं। ठीक है,
और मूलक दास जो थे वह भक्त कवि संत थे। उन्होंने रत्न खान, मूलक, शतक और ज्ञान बोध जैसी रचनाएं लिखी थी। ठीक है। उस्मान जो थे वो 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उन्होंने चित्रावली नामक रचना लिखी थी। दादू दयाल जो थे एक प्रसिद्ध संत कवि थे, जिन्होंने दादू दयाल की बानी जैसी रचनाएं लिखी थी, इसलिए रत्न खान की रचयिता रसखान माने जाते हैं, जबकि मूलक दास ने भी रत्न खान नामक रचना की है। ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके अल्मेडा। ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांस डी अल्मेडा थे। ठीक है। उसे 1505 ईस्वी में पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम द्वारा नियुक्त किया गया था। अल्मेडा ने भारत में पुर्तगाली हितों की स्थापना और निगरानी के लिए काम किया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू की, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार मार्ग पर क्या होता था? नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। ठीक है। कौन थे बेटा? पामस्टन थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी? लॉर्ड पामस्टन थे। इनका पूरा नाम हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टन था। ठीक है। वह 1855 से 1858 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। फिर 1859 से 1865 में अपनी मृत्यु तक पुनः प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को क्या माना गया? को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर है भाग 2 में। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के तरीके और कुछ विशेष मामलों में नागरिकता जैसे विषयों पर प्रावधान है। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित होती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करे। ठीक है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम 1956 पारित किया था। ठीक है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 30+1 से बढ़ाकर 33+1 करती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली के विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब जो संसदीय प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, जो संसदीय प्रणाली से भिन्न है। सोवियत संघ में एक दलीय प्रणाली थी, जो संसदीय प्रणाली से बिल्कुल अलग थी। फ्रांस में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसका विकास ब्रिटेन से प्रभावित हुआ। ठीक है। भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो राइट आंसर हमारा 9 है। भारत के 9 राज्य तट रेखा में स्थित हैं। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है तथा द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी तटीय सीमाएं इस प्रकार हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपका 1962 किलोमीटर है। गुजरात आपका 1214.7 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश आपका 973.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु आपका 906.9 किलोमीटर है। महाराष्ट्र आपका
52.6 किलोमीटर, केरल आपका 569.7 किलोमीटर है, उड़ीसा आपका 476.4 किलोमीटर है, कर्नाटक आपका 280 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल आपका 157.5 किलोमीटर है, लक्षद्वीप आपके 132 किलोमीटर है। ठीक है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ठीक है, क्या है? अनाईमुडी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में है। ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो सोन का है। गंगा नदी के सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है। यह नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बिहार राज्य से सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। निम्नलिखित नगरीय प्रदेशों में कौन कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो आपका नागापट्टिनम है। कौन सा है बेटा? नागापट्टिनम है। मंडल जो है तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तमिलनाडु में स्थित नागापट्टिनम राज्य कोरोमंडल तट पर स्थित है। नागापट्टिनम तमिलनाडु का एक शहर है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीव केप कोमोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर लंबाई तथा 100 किलोमीटर चौड़ाई में है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस गैस के सूर्य के क्रोमोस्फीयर की सर्वप्रथम खोज किया गया था? तो हीलियम का। ठीक है। सूर्य का 90% से अधिक भाग हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। हीलियम को पहली बार सूर्य के क्रोमोस्फीयर में फ्रांसीसी खगोलशास्त्री जूल्स जॉनसन और अंग्रेजी खगोलशास्त्री जोसेफ नॉर्मन लाकयर ने क्या किया? 1868 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान पहचाना था। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस नोबेल गैस है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन होती है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है। और क्या? और सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है किस दिन? तो आपका 21 जून को होती है। किस दिन होती है बेटा? 21 जून को होती है। ठीक है। 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। जब कर्क रेखा पर होती है तो भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा में दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम होती जाती है। दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य के दक्षिणायन में स्थित 21 दिसंबर इसका क्या है? विपरीत पाया जाता है इसमें। ठीक है। 21 मार्च को 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 17 है। विश्व के ताज़ा पानी का कितना अनुमानित प्रतिशत अंटार्कटिका में है? तो राइट आंसर आपका 70 है। अंटार्कटिका हमारा जो है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित होता है। यह महाद्वीप पूर्णतः हिम से ढका हुआ है। इसे श्वेत महाद्वीप या हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ठीक है। और यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क रूस के अधिकार में है। विश्व के ताज़ा पानी का लगभग 70% आपके कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ठीक है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से 1981 से 82 में स्थापित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 18 है। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने किया? तो आपके रेडमैन ने किया था। किसने किया था बेटा? रेडमैन ने किया था।
पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव रिडमैन ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका मानस है। मानस असम जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। मानव एवं जैव मंडल जो होता है यमएबी, ठीक है, कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया और एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार एवं वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। विश्व जैव मंडल आकार में भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार शामिल है। नंदा देवी 2004, नीलगिरी आपका 2000 एवं मन्नार की खाड़ी 2001 इस सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है। वह कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा रिएक्टर स्केल आर्द्रता। आपके जो किलोवाट होता है ओवर, वो विद्युत और सेल्सियस के लिए ताप, और गुणांक के लिए क्या है? गुण के लिए आपका रक्त, और क्या रिएक्टर स्केल के लिए भूकंप मापा जाता है। ठीक है। आपके क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के सामान्यतः कहा जाता है क्या? भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः भारी जल कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब ड्यूटेरियम को डी से, ऑक्सीजन को ओ से अपक्रिया करता है तो 2D प्लस ओ मिलकर के क्या बनता है? D2O। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का यौगिक का निर्माण होता है, जिसे भारी जल कहते हैं। ठीक है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक एवं मंदक के रूप में किया जाता है। आपका क्या कह रहे हैं? विटिकल्चर किसके लिए जाना जाता है? तो अंगूर की खेती के लिए विटिकल्चर जाना जाता है। ठीक है। विटिकल्चर, जिसे अंगूर की खेती भी कहा जाता है, बागवानी की एक शाखा है जो विशेष रूप से अंगूर की खेती पर केंद्रित होता है। इसमें अंगूर के पौधों की देखभाल, पोषण, रोगों और कीटों से बचाव एवं फल तोड़ने के समय का